नहीं को रटे नहीं कि नहीं बहुवाच्य में आता है, ये कोई शर्त नहीं है। मैंने कहा था ना, इनको शर्तों में मत बांधिए। ये सहायता के लिए थोड़ा सा हमारे पास हाथ में एक सूत्र सा है, यूँ मान लो, पर समझना वाच्य कोई है। नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। काफ़ी दिन हो गए मैं अपना वीडियो नहीं डाल पाया, आज फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो आज मैं सबसे पहले वाच्य समझाता हूँ, वाच्य क्या है। तो चलिए देखिए, वाच्य मतलब वॉइस। वाच्य बोलने का विषय होता है, मतलब बोलने का एक लहजा, मतलब क्या कहना चाह रहा है, किस चीज़ को प्रधानता से दिखाया जा रहा है वाक्य में। कर्म की प्रधानता दिखाई जा रही है, या कर्ता की प्रधानता दिखाई जा रही है, या क्रिया यानी भाव उसकी प्रधानता दिखाई जा रही है। तीन चीज़ मुख्य है। जैसे राम जाता है तो राम को बताया जा रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम को ही प्रधान बताया जा रहा है। पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, अब पुस्तक को प्रधान बताया जा रहा है। राम से चला नहीं जाता, अब भाव प्रधान बताया जा रहा है। तो वाच्य जो है वो तीन प्रकार के हैं। कर्तृवाच्य जहाँ कर्ता प्रधान हो, कर्मवाच्य जहाँ कर्म प्रधान हो, और भाववाच्य जहाँ क्रिया प्रधान हो, यानी कर्ता और कर्म गौण हो जाते हैं। भाव ही ज़्यादा हावी रहता है या प्रभावी रहता है, वो भाववाच्य होता है। वाच्य सरल टॉपिक भी है और हार्ड भी है, पेचीदा भी है। मैंने भी इसे ढंग से समझने के लिए न जाने कितनी किताबें पढ़ी है, न जाने कितने मेरे मित्रों से चर्चाएं की है, और न जाने यूट्यूब पर कितने वीडियो देखे हैं। सिर्फ वस्तु स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब वो चीज़ दिमाग में बैठती है। तो वर्तमान में जितनी भी गाइडें हैं या व्याकरण की पुस्तकें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं भ्रामक स्थितियाँ हैं। ये मैं नहीं कहता, आप देखते हैं, आप समझते हैं ये भ्रामक स्थितियाँ क्यों है। जहाँ तक मैं इतना पढ़ा हूँ, इतनी व्याकरण किताबें पढ़ी हैं, इतने वीडियो भी मैंने 1.5 घंटे के वाच्य पर वीडियो सुने हैं, कईयों के बहुतों के सुने हैं। तो उन सब से मैं एक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वाच्य पेचीदा था नहीं, कर दिया गया विविध लेखकों द्वारा। क्योंकि कंपटीशन आता है, एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं और तरह तरह की किताबें सामने आ जाती हैं व्याकरण की, तो उनमें थोड़ी बहुत भ्रमात्मक स्थितियाँ रहती है। तो लड़के पूछते रहते हैं, सर ये ऑप्शन आ गया कैसे करें, ये आ गया कैसे करें, इसमें तो दोनों ही हैं कैसे करें, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने हर तरह से गहराई में जाने की कोशिश की, इसलिए मैं कई किताबों से पढ़ा। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो विद्यार्थी वाच्य को समझना चाहते हैं वो तो वीडियो अंत तक देखें, और जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि हमें तो कुछ क्वेश्चन बता दो ताकि वो पेपर में आ जाए, हम नौकरी लग जाएं, तो सीधी सी बात है, कोई भी आपको प्रश्न नहीं बता सकता कि अमुक प्रश्न पेपर में आएंगे। ठीक है, समझ यही बात है। तो मैं भी आपको कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं बता सकता। हाँ, आप सीखते हैं, और मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ, सीखा हुआ ज्ञान ही काम आता है। कुछ किताब वाले या कुछ कोचिंगों में ट्रिक्स नाम से ट्रिक्स बताते हैं, सरल ट्रिक्स बताते हैं, ट्रिक्स से याद किए। क्या होती है ट्रिक्स? ये फालतू की बातें हैं। वो कुछ वाक्यों को लेकर ट्रिक्स तो बता देंगे, फिर मैं उन वाक्यों को लेकर उनकी जगह दूसरे वाक्य रखूँगा तो वहाँ वो ट्रिक फेल हो जाती है। तब वो स्थिति वापस बनी रहती है, भले ही आप कितनी गाइडों में पढ़ें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी नज़र आती है। तो ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िए, ज्ञान ही काम आता है, ज्ञान ही स्थायी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आते हैं, ए ब स द, तो अगर ढंग से तैयारी की है तो 2 तो हम आसानी से छांट लेते हैं कि ये 2 तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, तो ब में से स में से सही, इन दोनों में से एक कौन सा सही है, यहाँ आकर गाड़ी फंस जाती है। ठीक है, तो यहाँ ट्रिक्स काम नहीं आती, यहाँ नॉलेज काम आता है, गहराई से समझा हुआ काम आता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को समझो तो गहराई से समझो। वहाँ ये मत देखो कि ये वीडियो 20 मिनट का है, 25 मिनट का है, 35 मिनट का है, 40 मिनट का है।
मैंने खुद ने 1.5 घंटे के वीडियो पलाथी लगाकर सुने हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं ज़्यादातर जो मानक पुस्तक जिसको मैं कहता हूँ मानता हूँ, वासुदेव नंदन प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, इनकी पुस्तकें मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक को मैंने कई बार पढ़ा है, तो मैं उनके रेफरेंस में बात करूँगा। तो चलिए समझते हैं वाच्य क्या है। तो वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, क्या बोला जा रहा है, किसे प्रभावी ढंग से पेश किया जा रहा है, यानी किस चीज़ की प्रधानता दिखाई जा रही है। वाक्य में कर्ता को हाईलाइट किया जा रहा है या कर्म को हाईलाइट किया जा रहा है या भाव ही प्रभावी है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ सिंपल तरीके से अगर समझाया जाए तो फिर इन 3 वाक्यों से आराम से बात को समझाया जा सकता है। छोटा सा टॉपिक है, देखिए। राम आम खाता है, कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता प्रधान है। राम आम खाता है। अगर यहाँ कर्ता पुल्लिंग की बजाय स्त्रीलिंग रखें, सीता, तो आम खाती है। तो ये खाती है, खाता है, ये किससे प्रभावित हो रहा है? कर्ता से। मतलब कर्ता के बारे में ही कहा जा रहा है, ठीक है। कर्ता को ही प्रधानता से दिखाया जा रहा है, तो यहाँ कर्तृवाच्य है। अब यहाँ आप आम की जगह इमली कर दो भली। आम पुल्लिंग शब्द है, इमली स्त्रीलिंग शब्द है। तो राम इमली खाता है, सीता इमली खाती है। तो सीता है तो खाती, राम है तो खाता। तो खाता खाती स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर्ता के कारण हो रहा है, आम और इमली के कारण नहीं हो रहा। तो ये गौण चीज़ है, गौण, प्रमुखता कर्ता की है, ठीक। दूसरा देखें, आम राम द्वारा खाया जाता है। अगर यहाँ राम की जगह सीता रखो तो भी आम सीता द्वारा खाया जाता है। सीता है तो भी जाता आएगा, क्योंकि सीता के कारण प्रभावित नहीं है वाक्य, आम के कारण है, कर्म ऑब्जेक्ट इसके कारण है। अब यहाँ स्त्रीलिंग लिख दो, आम की जगह इमली लिखो, तो इमली राम द्वारा खाई जाती है, इमली खाई जाती है। इमली सीता द्वारा खाई जाती है, इमली लड़के द्वारा खाई जाती है, इमली लड़कों द्वारा खाई जाती है। तो ये खाई जाती है इमली के कारण है। तो यहाँ इमली या आम जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, वही प्रभावी है, उसी को प्रधानता से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ कर्मवाच्य है, ठीक। अब देखिए, राम से चला नहीं जाता। यहाँ ना ही तो राम यानी कर्ता प्रभावी है और कर्म तो इसमें है ही नहीं, तो कर्म प्रभावित होगा कहाँ से? तो सीधी सी बात है, क्रिया ही प्रभावी है, भाव ही यहाँ प्रभावी है। तो ये भाववाच्य है। ये तो थी सामान्य बातें, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझने के लिए। अब भ्रांतियाँ कैसे पैदा होती है, या हो गई या कर दी गई, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी देर। तो वो भ्रांतियाँ जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो इसलिए हो गई क्योंकि गुरुजनों ने या कोचिंगों में वाच्य समझाना था, वाच्य को समझाना शुरू कर देते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं कि राम आम खाता है। तो देखो क्रिया राम के अनुसार आ रही है, वाक्य बदल बदल के बताएंगे कि ये इसमें ये आ रहा है, ये क्रिया यहाँ कर्म के कारण प्रभावी है। तो ये यहाँ पर नियम सेट कर लेते हैं कि कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन में आएगी, कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया पुल्लिंग में आएगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग में आएगी। ये नियम सेट कर लेते हैं, तो वो सूत्र से बना लेते हैं और उन्हीं सूत्रों को रटाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप तो ये लिखिए, बस सब कुछ भूल जाइए, आंख बंद कर ये कर दीजिए, कभी गलत नहीं होगा, यूँ गलत नहीं होगा। इस तरह से आपको सूत्रों को समझाने में समय लगा देते हैं। और सूत्र जो हैं वो ये कोई साइंस तो है नहीं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2:1 में मिलने से पानी की एक बूंद बनेगी, तेल की बूंद नहीं बनेगी, फिक्स है, पानी की एक बूंद बनेगी H2O। तो ये तो भाषा है ना, कोई भी बात हम कितनी भी प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। और वाक्य छोटे बड़े कितने ही हो सकते हैं, किसी भी रूप में वाक्य को पेश किया जा सकता है या बात को या कथन को कहा जा सकता है। तो फिर वहाँ सॉलिड नियम कैसे लगेंगे? वाक्य प्रारूप बदल दिया तो वहाँ कर्ता कर्म और क्रिया प्रभावी है कि नहीं, ये छांटने में बहुत दिक्कत आएगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि सूत्र बना लेते हैं। इन सूत्रों को देखें, पितृवाच्य कि कर्ता आएगा, उसके साथ ने विभक्ति आएगी या शून्य विभक्ति,
मतलब कर्ता बिना ने के भी आ सकता है। तो ने आए या शून्य यानी कोई विभक्ति ना भी आई तो वो कर्तृवाच्य होगा। तो इसमें उदाहरण ये दे दिया, राम आम खाता है, तो कि यहाँ ने नहीं है ना, शून्य है ना, तो ये कर्तृवाच्य है। फिर बताएंगे कि कर्मवाच्य कर्ता प्लस के द्वारा ये आएगा तो वो कर्मवाच्य होगा, या कर्ता निर्जीव आएगा तो जैसे क्या बोला कि पतंग उड़ रही है या पतंग उड़ती है, तो कहते हैं कि ये सजीव कर्ता नहीं है, निर्जीव है, तो ये कर्मवाच्य होगा, यूं बता देते हैं। और खुद ही उसी वीडियो में यूं बताते हैं, पतंग उड़ती है, इसमें यूं बताएंगे कि पतंग खुद थोड़ी उड़ती है, कोई उड़ाने वाला है ना, तो उड़ाने वाला कर्ता यानी कर्ता का लोप है, तो ये तो कर्म है, कर्ता है ही नहीं। तो ये तो समझ में नहीं आई। एक बार तो बोले कि यहाँ कर्ता नहीं है, दूसरी बार कहते हैं कि कर्ता निर्जीव है, तो फिर वो कर्मवाच्य है। तो ये भ्रामक सी बातें हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, पर मैं मूल चीज़ को समझने के लिए उन बातों को माध्यम बना रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई चीज़ तर्क वितर्क करने के लिए नहीं होगी तो वो चीज़ समझ में आएगी नहीं। सीधा सीधा बता दूंगा तो फिर दूसरे तरह के वाक्य आएंगे, उनमें भ्रामकता होगी, फिर आप दोबारा पूछेंगे कि इस वाक्य में बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ। तो सीधी सी बात है कि मैं फ़िलहाल जो किताबें मैंने पढ़ी है या जिसका वीडियो मैंने देखा है, सुना है, उनमें कुछ मुझे पॉइंट मिले कि इनके आधार पर मैं बात को ज़्यादा क्लियर करवा सकता हूँ। तो मैं बात ले रहा हूँ यहाँ से, उनकी निंदा नहीं कर रहा, ठीक है। उन्होंने जहाँ से भी जो भी सीखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चीज़ को समझाने के लिए उन बातों को एक माध्यम के रूप में लूँगा, ठीक है। तो किसी को नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाववाच्य में कहेंगे कि कर्ता के साथ से आएगा और आगे नहीं आएगा, यानी निषेधात्मक बात आएगी। तो कई वाक्यों में निषेधात्मक बात नहीं भी होती तो भी भाववाच्य होता है। जैसे अब इस वाक्य में देखें, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। अब इसमें निषेधात्मक नहीं है तो भी ये भाववाच्य है। तो ये सूत्र से तो पार नहीं पड़ेगी, कुछ वाक्यों के आधार पर सूत्र। और दूसरी बात, इन्हीं सूत्रों को फिर वो अपना ध्येय मान लेते हैं। साध्य नहीं है ये साधन है। यानी आप तो मूल चीज़ समझाइए, वाच्य क्या है ये समझाइए, फिर वो ट्रिक्स जिसे आप कहते हो ना, वो तो वो अपने आप ही बना लेगा, ठीक है। और ज़्यादा ट्रिक्स पर नहीं चलना चाहिए, मूल चीज़ को समझना चाहिए। कई बार क्या है कि ऐसी ट्रिक बना लेते हैं जिसमें कई प्रश्नों का उत्तर एक साथ होता है कि ये रट ले ये लाइन, और पेपर में वो लाइन ही भूल गए, वो ट्रिक ही भूल गए, तो क्या करेंगे। तो ट्रिक्स काम कम आती है, गहराई से पढ़ा हुआ ज़्यादा काम आता है। तो आप इसको समझे एक बार, ये गलतियाँ क्यों होती है वाच्य वाली, क्योंकि वो यहाँ इन नियमों को समझाने लग जाते हैं, जबकि वाच्य को ही ज़्यादा क्लियर करवाया जाना चाहिए। एक वाक्य और देखें, मोहन से गलती हो गई। अब यहाँ से आ गया, तो से तो केवल भाववाच्य में बताया था उन्होंने, कर्मवाच्य के साथ तो से बताया नहीं। एक वीडियो देखा मैंने, उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरे वीडियो में तो बताया था, यहाँ से भी बताया था, है ना। लेकिन क्या है कि इन सूत्रों को लेकर चलेंगे ना तो मूल चीज़ को नहीं समझेंगे, दिमाग संकीर्ण हो जाएगा। अब इन दो वाक्यों को देखें, रमेश से दौड़ा नहीं जाता। ऊपर दो ऑप्शन और थे और भाववाच्य पूछा गया था। भाववाच्य किस में है, तो दो और थे, उनमें तो कर्तृवाच्य था, तो उनको तो छोड़ो। रमेश से दौड़ा नहीं जाता, तो इसमें भाववाच्य बताया गया था और ये सही भी है, भाववाच्य इसमें, ठीक है। क्रिया जो है वो एक वचन में आएगी और क्रिया पुल्लिंग होगी और क्रिया आकर्मक होगी। ये निशानियां बताई भाववाच्य के लिए, ठीक है। ये निशानियां भी सही है, नहीं इसमें भी है, इसमें भी है। तो वो कारण क्या बताने लगे, शक्ति जो है वो एक वचन में भी है, आकर्मक भी है, लेकिन पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए भाववाच्य नहीं है। तो हो सकता है उनके बताने में थोड़ी चूक रह गई होगी, हमसे भी कई बार हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से सूत्र में बांधने से एक दो वाक्य में तो हम समझा पाएंगे, लेकिन वाक्य का जो प्रारूप है
वो बदला हुआ होगा। वाक्य भाव और अर्थ के आधार पर भी 8 प्रकार के होते हैं। तो उन वाक्यों में वो सारी शर्तें कहाँ से दिखेंगी? ये शर्तें कहाँ से दिखेगी? तो फिर चक्कर में पड़ेंगे ना। इसलिए इन सूत्रों को मत रटाइए, वाच्य को ही समझाइए, ये मेन बात है। और आप भी वाच्य को समझने का प्रयास करें, ठीक है, सूत्रों पर मत चलें। तो यहाँ क्या बता बैठे कि ये स्त्रीलिंग है। अरे भाई ये स्त्रीलिंग है तो ये इसके कारण आ रहा है ना। रक्षा की जगह आप रक्षित करो, रक्षित, या मोहन सोहन कोई भी पुल्लिंग शब्द लाओ तो सकता आ जाएगा। तो इधर ये सारी शर्तें पूरी हो गई, सकता आ गया, तो एक वचन भी आ गई, क्रिया पुल्लिंग में भी आ गई सकता, और अकर्मक तो है ही। तो फिर क्या भाववाच्य 2 में हो जाएंगे, इसमें और इसमें, स में और दे में, दो थोड़ी ऑप्शन आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यूँ है कि आप सूत्रों को रटो मत, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे वाक्य मैं लिखूंगा जिनमें साधारण वाक्यों में समझाई जाने वाली ये बातें, ये नियम वहाँ सेट नहीं होंगे। दिमाग लगाना पड़ेगा। सेट तो हो जाएंगे पर दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, भ्रामकता की स्थिति ज़्यादा रहेगी। इसलिए मूल चीज़ को समझिए। और मूल चीज़ क्या है वो मैं दोबारा से एक बार प्रकाश डालता हूँ। देखें, वाच्य बोलने का विषय होता है, क्या बोला जा रहा है, क्रिया के उस रूपांतरण को, क्रिया का जो रूप बदलता है। रूप कैसे बदलता है? या तो कर्ता प्रधान दिखाएंगे तो उसका रूप अलग होगा, कर्म प्रधान दिखाएंगे तो कर्म के अनुसार क्रिया का रूप होगा, और भाव दिखाएंगे तो क्रिया का रूप दोनों से अलग होगा। ना तो वहाँ कर्ता प्रधान होगा ना कर्म प्रधान होगा, दोनों ही प्रधान नहीं होंगे। तो क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया इनमें से किसकी प्रधानता दिखाई गई है, यही वाच्य है। आपने ये सब तो सुने होंगे वाचन, कि वहाँ कथा वाचन चल रहा था। जब मैं गया तो कथा वाचन मतलब कथा पढ़ी जा रही थी, कथा सुनाई जा रही थी, कथा बांची जा रही थी, लोकल भाषा में बोलते हैं कथा बांचना, ठीक है। तो वाचन पढ़ना, पठन करना, कहना, बताना, प्रतिपादित करना, ये वाचन के अर्थ हैं, ठीक है। और उसी से बना है वाचक, जो कथा का वाचन कर रहा है ना, बोलने वाला या बताने वाला। जैसे एक शब्द और आता है ना, वाचाल, मतलब जो अधिक बोलने वाला है उसको बोलते हैं ना वाचाल। तो बोलने से मतलब है कि ये बोलकर आप किसको हाईलाइट करना चाहते हैं, वो वाच्य है। वाच्य क्या किया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या प्रतिपादित किया जा रहा है, किसे प्रधान दिखाया जा रहा है, कर्ता को, कर्म को या क्रिया को। तो ये चीज़ है वाच्य, ठीक है। एक और देखें, वाच्य जिसका अभिधा शब्द शक्ति द्वारा बोध हो, अभिधा शब्द शक्ति द्वारा, वही वाच्य है, ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति में साधारण भाव निकलते हैं, तो उसमें किस चीज़ को प्राथमिकता से दिखाया जाता है, वही वाच्य है। सीधे शब्दों में कहें तो वाक्य में प्रधानतः क्या कहा जा रहा है, यही चीज़ मुख्य है। वॉइस आपने सुना है इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, उसी का प्रभाव हमारे हिंदी वाक्यों पर पड़ा हुआ है। तो देखें, एक्टिव वॉइस में क्या लिखते हैं हम, ही किल्स ए स्नेक, वह एक सांप मारता है। पैसिव वॉइस में इसे क्या लिखेंगे, ए स्नेक इज किल्ड बाय हिम, एक सांप उसके द्वारा मारा जाता है। तो ये इंग्लिश का पैटर्न है। तो हिंदी के भी ऐसे कुछ वाक्य बन जाते हैं, जैसे किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। हालांकि ये जो कर्मवाच्य है ये कम ही काम आते हैं, ठीक है। भाववाच्य में भी कम ही बातें कही जाती है, ज़्यादातर कर्तृवाच्य में बातें कही जाती है हिंदी में तो, ठीक है। लेकिन फिर भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। कैसे, कहाँ, ये आगे के इसी विश्लेषण में बताएंगे। विविध प्रकार के वाक्य जो हैं उनको मैं अब लिखना चाह रहा हूँ। तो इन सूत्रों पर उन वाक्यों के नियम देखने की कोशिश करना। ये सूत्र जो है तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना। इसलिए सूत्रों को दिमाग में कम याद रखो, इनको हेल्प के लिए यूज़ करो। अगर कहीं फंस जाते हैं, कहीं थोड़ा और कॉन्फिडेंस पैदा करना है, थोड़ी सत्यता की गहराई तक और जाना है, तो ये आपके सहायक हो सकते हैं सूत्र, ठीक है ना। मैं यूँ नहीं कह रहा ये सूत्र गलत है, यूँ नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ इनको आप साध्य न माने, ठीक है। साध्य तो समझने को माने कि वाच्य क्या है, कैसे किसकी प्रधानता दिखाई जाती है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। तो लीजिए कुछ वाक्य देखिए। अब इन कुछ वाक्यों को और देखते हैं, समझते हैं वाच्य क्या है और कैसे पता चलता है कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या क्रिया या भाव प्रधान है। तो देखें, हमें समझना तो इसी को है, वाच्य को ही, ठीक है ना। ये जो सूत्र मैंने लिखे हैं, है ना, ये बातें हैं
जो थोड़ी सहायता करेंगी। हम इनको नहीं समझेंगे, इनको नहीं समझेंगे, समझेंगे तो वाच्य ही, पर इनका सहयोग ले लेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा पढ़ दूँ मैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है। क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार ही आता है, यानी कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग। ठीक है, फिर है कर्मवाच्य। कर्म की ही प्रधानता रहती है और क्रिया का रूप भी कर्म के अनुसार आता है। कर्म एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्म स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग। ठीक है, भाववाच्य, इसमें भाव यानी क्रिया की ही प्रधानता रहती है और क्रिया का जो रूप है वो न कर्ता के अनुसार आता न कर्म के अनुसार आता। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्रियाएं अकर्मक ही होती है तो फिर कर्म आएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ क्रिया का रूप न कर्ता के अनुसार न कर्म के अनुसार। और ये वाक्य की रचना बताई गई है कि कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ नहीं आ सकता या नहीं भी आ सकता, और कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से आ जाएगा या के द्वारा आ जाएगा, या कर्ता निर्जीव आ जाएगा। निर्जीव आएगा तो वो कर्ता नहीं होगा। फिर तीसरा, भाववाच्य में कर्ता के साथ से आ जाएगा और नहीं आ जाएगा, लेकिन नहीं निषेधात्मक हमेशा हो ऐसा कोई जरूर नहीं, बिना निषेधात्मक के भी भाववाच्य बनते हैं। ठीक है, और रही बात नहीं की, तो नहीं तो कर्मवाच्य में भी आ सकता है, कर्तृवाच्य में भी नहीं आ सकता है। तो नहीं को पकड़े मत, एक को गांठ मत बांधे किसी बात की। ठीक है ना, सूत्रों की गांठ मत बांधे। गांठ बांधनी है तो मूल बात को समझने वाली वो गांठ बांध ले कि हाँ ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, और क्रिया ज़्यादातर क्या है, पुल्लिंग में मिलेगी, एक वचन में मिलेगी और अकर्मक मिलेगी भाववाच्य में। ठीक है, इन वाक्यों से समझते हैं किसकी प्रधानता दिखाई जा रही है, इनके आधार पर वाच्य समझते हैं। तो पहले देखें, रोगी दलिया खाता है। ठीक है, तो यहाँ रोगी ही प्रधान है। लड़की दलिया खाती है, ती आ जाएगा यहाँ। लड़का दलिया खाता है, लड़के दलिया खाते हैं, तो यहाँ कर्ता ही प्रधान है। ठीक है ना, ये सूत्र हैं, इनको गांठ मत बांधे, सहायता ले लें समझने के लिए। तो यहाँ रोगी की बात हो रही है। ठीक है, रोगी दलिया खाता है। अब इसको यूँ कहें, दलिया रोगी द्वारा खाया जा रहा है या दलिया रोगी द्वारा खाया जाता है। तो दलिया रोगी द्वारा खाया जाता है, इसमें दलिया प्रभावी है, प्रधान दलिया है, तो ये तो था कर्तृवाच्य है। ठीक है, और ये है कर्मवाच्य है। ठीक है, फिर रोगी से बोला नहीं जाता, तो यहाँ रोगी प्रधान नहीं है। ठीक है, यहाँ क्रिया ही प्रधान है। ये बोला या भाव बन गया। ठीक है ना, भाव बन गए, बोला नहीं जाता। समझ में आई बात है। दूसरे तरीके से समझें, है तो तीन ही चीज़, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो पहले कर्तृवाच्य की बात करते हैं। रोगी से, जब ये से बन गया तो कर्ता तो रहा ही नहीं, तो कर्तृवाच्य कैसे होगा, पहली बात। फिर कर्म, ये अकर्म क्रिया है, अकर्म क्रिया तो कर्म है ही नहीं, तो कर्म ही नहीं है, तो कर्मवाच्य कैसे होगा। कर्मवाच्य की सबसे बड़ी निशानी बता देता हूँ, वो हमेशा याद रखें। कर्मवाच्य में कर्म तो होगा ही होगा। मैंने कहा था इन सूत्रों से कुछ वाक्य सही बैठेंगे, कुछ में ऐसे वाक्य होंगे जिनमें ये से ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, तो या तो से नहीं आया। ठीक है, तो वाक्य तो किसी रूप में बोला जा सकता है ना, तो फिर ये शर्त तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये शर्त पक्की है कि कर्मवाच्य में कर्म तो होगा ही होगा, क्योंकि कर्म ही नहीं होगा तो कर्मवाच्य कैसे होगा। तो यहाँ तो बोलना अकर्म क्रिया है, तो कर्म है नहीं, और कर्ता ये रहा नहीं, रोगी कर्ता कहाँ है, ये तो से लगा दिया, तो कर्ता को तो गौण कर दिया, तो ये भाववाच्य है। समझ गए आप, ये भाववाच्य है। बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, तरह तरह के वाक्य करवाऊंगा, एक में बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो मैं इसको 2-3 पार्ट में करवाऊंगा तरह तरह के वाक्य लेकर। ठीक है, तो आप अंत तक जरूर देखें, और 2-3 वीडियो है वो सारे देखें, तो
छोटी मोटी कन्फ्यूजिंग सारी मिट जाएगी। एक वीडियो में शायद मैं कन्फ्यूजिंग नहीं मिटा पाऊँ, इसलिए 2-3 वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर देखना। तो ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे। रोगी दलिया खाता है, दलिया रोगी द्वारा खाया गया या खाया जाता है, रोगी से बोला नहीं जाता। तो यहाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, विवाच्य में 3 चीज़ों की प्रमुखता देखी जाती है। कर्ता प्रमुख है या कर्म प्रमुख है या भाव या क्रिया प्रमुख है, ठीक है। तो ये तीनों प्रमुख हैं। अगर कर्ता प्रमुख है तो यहाँ प्रश्न आएगा कौन, और अगर कर्म प्रधान है तो क्रिया के साथ है क्या या किसको। ये 2 शब्द लगाकर देख लेना। और भाव प्रधान है तो इसका प्रश्न लगाने के लिए क्यों लगाएं, क्यों। अब जैसे ये देखो, रोगी दलिया खाता है, या मतलब कौन खाता है, ये प्रभावी है, ठीक है। लड़की दलिया खाती है, लड़का दलिया खाता है, लड़के दलिया खाते हैं, तो यहाँ कर्ता ही प्रधान है और कौन खाता है, ठीक है। क्रिया के साथ कौन लग गया। अब दलिया रोगी द्वारा खाया गया, क्या खाया गया, है ना, दलिया, ठीक है। दलिया सीता द्वारा खाया गया, दलिया राम द्वारा खाया गया, तो खाया गया एक सही रहेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते रहो बोलिए आगे, ठीक है ना। क्या खाया गया, ठीक है ना, क्या और किसको। मोहन को बुलाया गया, किसको बुलाया गया। अब यहाँ देखो, रोगी से बोला नहीं जाता। अब प्रश्न ये नहीं है किस से बोलना नहीं जाता, ठीक है ना। प्रश्न यहाँ आप बोल कर देखें क्यों ही आएगा। रोगी से बोला नहीं जाता, यहाँ तो बैठा नहीं जाता, तो किस से बैठा नहीं जाता ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न आएगा क्यों। अगर मैं कहूँ यार मुझसे तो बोला नहीं जाता, तो आप कहोगे सर क्यों, क्या हुआ, मतलब गले में कुछ खराबी आ गई क्या। मतलब यहाँ भाव ही प्रधान है, क्रिया ही प्रधान है। जैसे यहाँ बैठा नहीं जाता मतलब क्रिया प्रधान है, समझ यही बात है। प्रश्न क्या बनेगा, क्यों। तो ये थोड़ा सा और गौर कर लें। ये थोड़े साधन हैं जिनके द्वारा हम साध्य तक पहुँचते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं को साध्य बना लेते हैं और यही चीज़ ढूंढते हैं वाक्य में। वाच्य के लिए ये चीज़ें उपयोगी हैं, लेकिन इन पर वाच्य नहीं टिका। अब देखें यहाँ, मोहन पतंग उड़ाता है, तो यहाँ मोहन है। सुशीला पतंग उड़ाती है, लड़के पतंग उड़ाते हैं, तो यहाँ कर्तृवाच्य है, ठीक है। मोहन से पतंग उड़ाई गई, अब मोहन से क्या उड़ाई गई, क्या प्रश्न आ गया, ठीक है ना। पतंग उड़ाई गई, पतंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द लाओ। कागज़, मोहन से कागज़ उड़ाया गया या कागज़ उड़ाया जाता है। मोहन से कागज़ उड़ाया जाता है, तो कागज़ से जाता आ गया ना, तो प्रभाव किसका है, कर्म का प्रभाव है। ये मैं जाता जाती नियम से नहीं देख रहा, ये प्रभाव के कारण देख रहा हूँ मैं, किसका प्रभाव समझ में आ जाए। हमें तो कर्म प्रधान है यानी ये देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ यही प्रधान है। अब आपको कर्ता तो यहाँ रहा ही नहीं ना, क्योंकि इसके आगे हमने से लगा दिया, तो कर्ता तो प्रभावी रहा ही नहीं, गौण हो गया कर्ता। तो कर्तृवाच्य कैसे होगा, समझ में आ रही बात है। यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए के साथ से या के द्वारा लगा दो, तो वो अप्रभावी हो जाता है, फिर कर्म ही प्रभावी बन जाता है, ठीक है। और जहाँ कर्म होगा ही नहीं और कर्ता भी नहीं है, तो क्रिया प्रभावी है, फिर वह भाववाच्य हो जाएगा। सारे उदाहरण देखें लगातार, बहुत समझ में आ जाएगा। कर्मवाच्य है, ठीक है। अब आओ, पतंग आकाश में उड़ रही है। अब पतंग स्वतः नहीं उड़ती, कोई उड़ाता है, यानी कर्ता यहाँ लोप है, कर्ता का लोप है, कर्ता प्रभावी नहीं है, तो ये कर्म ही प्रभावी है, तो ये कर्मवाच्य है, ठीक है। पतंग उड़ रही है। सड़क बन रही है, अब सड़क खुद थोड़ी बनती है, तो कर्ता कोई कारीगर है, मजदूर है, सरकार बनवाती है, तो ये चीज़ें लोप है इनका, कर्ता का, ठीक है नहीं। तो कर्तृवाच्य तो नहीं है, कर्तृवाच्य तो प्रभावी है ही नहीं, लोप ही है। तो यहाँ सड़क ये कर्म ही प्रभावी है। सड़क बन रही है, रास्ता बन रहा है, तो सड़क रास्ता ऑब्जेक्ट है ना, बनाने वाला कोई और ही है, तो ये ऑब्जेक्ट यही प्रभावी है, तो कर्मवाच्य है इनमें। समझ में आ रही बात है। अब यहाँ देखो, बालक से पढ़ा नहीं जाता, ये जो वाक्य है थोड़ा गौर करें। अब यहाँ कर्ता तो है नहीं, से आ गया, तो कर्तृवाच्य को तो छोड़ो, अब 2 ही रह गए, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भले यहाँ कर्म दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्रिया सकर्मक है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है,
तो कर्म की यहाँ अपेक्षा बनी हुई है, ठीक है ना। भी बालक से पढ़ा नहीं जाता, तो क्या पढ़ा नहीं जाता? कोई चीज़ ही ना, पत्र नहीं पढ़ा जाता, किताब नहीं पढ़ी जाती, है ना, कोई और चीज़ नहीं पढ़ी जाती, तो पढ़ा नहीं जाता, ये कर्म की अपेक्षा रखता है, ठीक है। और वैसे भी अगर भाव की प्रधानता देखें तो पढ़ना तो क्रिया ही है ना, ये भाव कैसे बना? अगर मैं यूँ कहूँ उससे चला नहीं जाता, तो चला क्रिया नहीं है, भाव है, ठीक है। चला नहीं जाता और पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना ये भाव नहीं बन सकता, ये क्रिया ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये कर्मवाच्य है। अब यहाँ बालक से पाठ पढ़ा नहीं जाता, बालक से कविता पढ़ी नहीं जाती, है ना, बालक से चिट्ठी पढ़ी नहीं जाती, तो ये पढ़ना क्रिया ही है, भाव नहीं बना। चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, तो यहाँ कर्म नहीं है, फिर वो भाव ही प्रदान हो जाता है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया में भाववाच्य नहीं होता। इसी एक बात को पकड़ेंगे तो वाच्य की बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया को अकर्मक मानने से ही ये भ्रम की स्थिति दूर होगी, और कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। क्योंकि जब तक क्रिया सकर्मक है तो वो कर्म की अपेक्षा रखेगी, यानी कर्म अपना हक मांगेगा, ठीक है, कर्म अपना हिस्सा मांगेगा, तो फिर वहाँ हम भाववाच्य नहीं कर पाएंगे, कर्मवाच्य ही करना पड़ेगा। लेकिन क्रिया अकर्मक है और कर्ता है नहीं, अप्रभावी है, और क्रिया अकर्मक है, तो फिर वो कर्म की इच्छा ही नहीं करेगी, उसका स्थान मांगेगी नहीं, तो फिर वो भाववाच्य अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है, अकर्मक क्रिया है तो। अब यहाँ देखो, रोगी से चला फिरा नहीं जाता। अब ये क्या है? चला फिरा नहीं जाता। प्रश्न बना के देख लो बोले क्यों चला फिरा नहीं जाता? कमजोरी के कारण या और, है ना, या चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी है, तो यहाँ क्यों प्रश्न प्रभावी है। और वैसे भी क्रिया का रूप भी देखें ना, तो एक वचन अकर्मक पुल्लिंग, तो एक वचन अकर्मक पुल्लिंग ये दिख रहा है, भले वो देख लें आप। और दूसरी बात ये है कि यहाँ कर्तृवाच्य तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि रोगी से लगा दिया तो कर्ता तो अप्रभावी कर दिया, गौण कर दिया, तो कर्ण कारक में बदल दिया। अब कर्म है नहीं तो कर्म नहीं है, देखो कर्ता को अप्रभावी कर दिया तो कर्तृवाच्य नहीं है, कर्म है ही नहीं क्योंकि अकर्मक क्रिया है, तो फिर भाव ही बन गया ना, तो ये भाववाच्य है। समझ में आ रही बात है? सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारे उदाहरण करें, 3 वीडियो बनाऊंगा, तीनों देख लेना। रोगी चल फिर नहीं सकता, यहाँ गौर करें, रोगी चल फिर नहीं सकता, ये बात रोगी पर है, यहाँ रोगी पर नहीं है। रोगी से ये तो गौण हो गया, चला फिरा नहीं जाता भाव प्रधान हो गया, और यहाँ रोगी चल फिर नहीं सकता, तो रोगी की ही बात हो रही है, कर्ता ही प्रधान है यहाँ, तो कर्तृवाच्य है। अब यहाँ बदल के देख लो, रोगी चल फिर नहीं सकता, लड़की चल फिर नहीं सकती, लड़का चल फिर नहीं सकता, लड़के चल फिर नहीं सकते, तो ये कर्ता पर डिपेंड है ना, क्रिया का रूप, तो यहाँ कर्तृवाच्य है, ठीक है। अब यहाँ मैं पढ़ नहीं सकता, लड़की पढ़ नहीं सकती, लड़के पढ़ नहीं सकते, तो कर्ता ही प्रधान है ना, तो यहाँ कर्तृवाच्य है, ठीक है। मैं बोझ नहीं उठा सकता या बोझ नहीं उठा सका, सीता बोझ नहीं उठा सकी, तो ये कर्ता ही प्रधान दिखाया जा रहा है, कर्तृवाच्य है। अब इन वाक्यों को देखें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इन अधिकरण कारकों को छोड़ो आप एक बार, हमें कर्ता प्रधान है ये देखना है, और कर्म है या फिर भाव या क्रिया, ये 3 चीज़ देखनी है, ठीक है ना। तो पक्षी उड़ते हैं, छोटा वाक्य कर रहा हूँ मैं, पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी क्या करता है? कौवा उड़ता है, मोर उड़ता है, तितली उड़ती है, तो ये क्या है? कर्तृवाच्य है। समझ में आ गई बात है? पक्षी उड़ते हैं, कर्ता प्रधान है या उड़ना अकर्मक क्रिया है, तो कर्म है ही नहीं, ठीक है। और कर्ता मौजूद है, तो फिर ये भाववाच्य कैसे हो सकता है? भाववाच्य में कर्ता अप्रभावी रहता है, यहाँ तो कर्ता ही प्रभावी है। मोर आकाश में उड़ता है, ता आ जाएगा, मोरनी आकाश में उड़ती है, कोयल आकाश में उड़ती है। समझ में आई बात है? अब यहाँ देखो, राजा ने नौकर को बुलाया। अब कई क्या कहते हैं कि राजा के साथ यानी कर्ता के साथ ने आ गया और कर्म के साथ को आ गया, विभक्ति सहित आ गया,
तो तिर्यक रूप हो गया, तो इसमें भाववाच्य नहीं, ऐसा नहीं है। भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों की ही प्रधानता नहीं होती। भाववाच्य में कर्म भी गौण हो जाता है और कर्ता भी गौण हो जाता है, ठीक है, यानी कर्म तो रहता ही नहीं, अकर्मक क्रिया होती है। तो फिर आप यहाँ देखें कि यहाँ कर्ता ही प्रधान है, कर्म नहीं है। को दिख रहा है आपको, थोड़ा भ्रम होगा कि कर्म को प्रधान माने या कर्ता को, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बता रहा हूँ। पहले इसको देखो आप, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ प्रभावी तो राम ही है, राम के बारे में ही कहा जा रहा है, राम को ही हाईलाइट किया जा रहा है। अब यहाँ कर्म आ गया, को आ गया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इसकी प्रधानता पर, कर्ता की प्रधानता पर। देखो इधर, इसको दोबारा मैं लिखता हूँ, राम ने रावण को तीर से मारा, ये एक कारक और ले आया, कर्ण कारक ले आया, तो ये एक कारक और ले आता हूँ, राम ने रावण को लंका में तीर से मारा, तो अब ये 3-4 कारक आ गए। लेकिन कितने ही कारक आए, वाक्य लंबा हो, लेकिन ये कारक कर्म, अधिकरण और करण, ये तीनों कारक कर्ता की प्रधानता को नहीं दबा सकते। बात राम की चल रही है, समझ में आ गई होगी बात है भी। कर्ता के साथ कर्म कारक आ गया, ठीक है ना, तो आप क्या सोचते हैं कि कर्ता प्रधान नहीं रहा, कर्ता ही प्रधान है। अगर कर्ता के साथ ने आ रहा है तो कर्ता ही प्रधान है। अब उसके साथ दूसरे कारक आएंगे तो भले कारक 1 आए, 2 आए, 3 आए, वाक्य और लंबा हो, 4 कारक आए, लेकिन वो चारों कारक यूँ नहीं है कि कर्ता की प्रधानता को दबा देंगे, नहीं। अब ये वाक्य लंबा बना दिया मैंने, राम ने रावण को लंका में तीर से मारा, तो बात राम की है ना, तो दूसरे कारक जो हैं वो इसके साथ आकर भावा अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन प्रधानता को नहीं दबा सकते, राम की प्रधानता को, ठीक है, समझ में आई बात है। और वैसे भी इस वाक्य के बारे में जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, राम ने रावण को मारा, तो मैं उनको बता देता हूँ, कामता प्रसाद गुरु ने इस बात को समझाया है कि संस्कृत में रूप के आधार पर वाच्य निर्धारित थे, हिंदी में रूप के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर प्रधानता देखी गई है, ठीक है। किस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है या किस चीज़ की प्रधानता दिखाई जा रही है, या क्या कहा जा रहा है या क्या बोला जा रहा है या किसको प्रधान दिखाया जा रहा है। राम ने छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ रूप के आधार पर देखें तो ये भाववाच्य है, ठीक है, लेकिन अर्थ के आधार पर इसको कर्तृवाच्य ही माना गया है, ठीक। वाच्य का यह लक्षण हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में दिए हुए लक्षणों से भिन्न है। उनमें वाक्य का लक्षण संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रिया में केवल रूप के आधार पर किया गया है। संस्कृत में वाच्य का निर्णय केवल रूप पर हो सकता है, लेकिन हिंदी में क्रिया के कई प्रयोग हैं, जैसे लड़के ने पाठ पढ़ा, रानी ने सहेलियों को बुलाया, लड़कों को गाड़ी पर बिठाया जाए, ऐसे बहुत से रूप हैं। तो ये वाक्य रूप के आधार पर एक वाच्य में आ जाएंगे और अर्थ के आधार पर दूसरे में आ जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसलिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार केवल रूप के आधार पर लक्षण किया जाएगा, तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कई संकीर्ण यानी संलग्न विभाग करने पड़ेंगे, और यह फिर विषय सहज होने की बजाय कठिन हो जाएगा। इसलिए अर्थ के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हिंदी में बात हिंदी की चल रही है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी अलग प्रकृति होती है, ठीक है। कोई व्याकरण ने यानी व्याकरण को रचने वाला, ठीक है, व्याकरण का लेखक, कोई व्याकरण ने वाच्य को प्रयोग भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, वाच्य और प्रयोग, ठीक है। संस्कृत में तो हिंदी में वाक्य के संबंध में 2 प्रकार की रचनाएं होती है, इसलिए हमने प्रयोग शब्द का उपयोग क्रिया के साथ कर्ता व कर्म के अन्वय तथा अनन्वय के अर्थ में किया है, और उसे वाच्य का अनावश्यक पर्यायवाची शब्द नहीं रखा, ठीक है। समझ में आई ये बात है। अब यहाँ ध्यान दें, कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं कर्तृवाच्य, जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता होता है, ठीक है। जैसे लड़का दौड़ता है,
लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये नहीं आ गया ना, भूतकाल है इसलिए। रानी ने सहेलियों को बुलाया, हमने नहाया, ये सारे उद्देश्य हैं, ठीक है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, अब गौर करें, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में क्रिया को कोई व्याकरणीय कर्मवाच्य मान लेता है। क्यों मानता है? कर्मणी प्रयोग को। कर्मणी प्रयोग का मतलब होता है क्रिया का रूप के अनुसार आता है, वो कर्मणी प्रयोग है। और अगर क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार आए वो कर्तरी प्रयोग होता है। और क्रिया का रूप कर्ता और कर्म के अनुसार न आए वो भावे प्रयोग होता है। ये 3 प्रयोग होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कर्मणी प्रयोग का मतलब होता है क्रिया का रूप कर्म के अनुसार आए, ठीक है। तो यहाँ लड़के ने पुस्तक पढ़ी, अब ये कर्मणी प्रयोग है क्रिया का। क्रिया का प्रयोग कर्मणी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाच्य बदल गया, वाच्य नहीं बदला। तो वाच्य तो यहाँ कर्ता ही प्रधान दिखाया गया है, ठीक है। भले ही क्रिया का रूप कर्म के अनुसार आ जाए, जैसे लड़के ने पत्र पढ़ा, पुस्तक पढ़ी, तो कर्म के अनुसार आ रहा है, लेकिन ये कर्मणी प्रयोग है, इससे वाच्य नहीं बदलता। वाच्य अलग चीज़ है, कर्मणी प्रयोग अलग चीज़ होता है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में दिए गए लक्षण के अनुसार पढ़ी क्रिया कर्मवाच्य या कर्मणी अवश्य है, क्योंकि उसके पुरुष लिंग वचन यानी पढ़ी पुस्तक के अनुसार, तो ये वचन पुस्तक कर्म के अनुसार है। और हिंदी की रचना लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये संस्कृत की रचना है बालकेन पुस्तका पठिता, उसके बिल्कुल समान है। फिर भी तथापि हिंदी की यह रचना कुछ विशेष कालों में होती है, जिनका वर्णन आगे करेंगे। इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है, किंतु कर्ता की है। इस वाक्य में केवल कर्म की ही प्रधानता नहीं है, कर्ता की भी है, यूँ कह रहा है ये, ठीक है। इस प्रकार रानी ने सहेलियों को बुलाया, इस वाक्य में भी बुलाया क्रिया रूप के अनुसार तो भाववाच्य है, परंतु अर्थ के अनुसार कर्तृवाच्य ही है। और इसी में हमारा जो किया हुआ वाच्य यानी जो बोलना है, जो कहा जा रहा है वो लक्षण घटित होता है इसी में, यानी इसी को प्रधान दिखाया जा रहा है और रानी को ही प्रधान दिखाया जा रहा है। मैंने कहा था ना कि कर्ता के साथ कई कारक और आ जाएंगे, कर्म करण, है ना, तो इसका मतलब कर्ता थोड़ी अप्रभावी हो जाएगा। जैसे राम ने रावण को लंका में तीर से रावण को मारा, तो यहाँ कितने ही कारक जोड़ दें, लेकिन कर्ता कारक अप्रभावी थोड़ी रहेगा। अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ आपके समझ में आ गई बात है कि राम के साथ ने है तो राम की ही प्रमुखता है। फिर आगे रावण को तीर से या लंका में दूसरे कारक और जोड़ दे भले, तो ये कारक है कर्ता की प्रधानता को गौण नहीं कर पा रहे, ठीक है। बात राम की ही की जा रही है, यहाँ समझ में आई बात है। राम ने रोटी खाई, ठीक है। तो यहाँ जो खाना क्रिया है वो रोटी पर इसका रूप निर्भर है। रोटी की जगह मैं लिखूँ हलवा, तो राम ने हलवा खाया, ठीक है। तो ये इस पर निर्भर है, कर्ता पर नहीं है। तो रूप के आधार पर तो ये कर्मवाच्य की शर्त पूरी कर रहा है, लेकिन ये कर्मवाच्य नहीं है, नहीं आ गया ना, तो कर्तृवाच्य ही मानेंगे, क्योंकि संस्कृत में रूप के आधार पर देखा गया था और हिंदी में अर्थ के आधार पर देखा जाता है। क्योंकि रूप के आधार पर देखेंगे तो बहुत सारे और विभाग करने पड़ेंगे इसके। अब यहाँ जो क्रिया का रूप मैंने कर्म के अनुसार बताया था, राम ने रोटी खाई या राम ने फल खाया, राम ने खीर खाई, राम ने हलवा खाया, तो खीर खाई हलवा खाया, तो ये कर्म के अनुसार बदल रहा है, लेकिन फिर भी ये कर्मवाच्य नहीं है, ये कर्तृवाच्य ही है, नहीं आ गया तो, ठीक है ना। अब आप कहोगे नहीं तो ने को सूत्र को क्यों पकड़ रहे हो आप वाच्य पकड़िए ना, वाच्य क्या है, सूत्रों को मत पकड़ो। अब एक बार तीनों कालों में ये वाक्य देखें, मैं ने की बात बता देता हूँ आपको, ने को सूत्रों में शामिल न करें, ठीक है, समझने की कोशिश करें प्रधानता क्या है। तो मैं इस वाक्य को तीनों कालों में बोलता हूँ। मोहन पत्र पढ़ता है, वर्तमान काल, मोहन पत्र पढ़ता है, वर्तमान काल, तो मोहन ही है कर्ता धर्ता, मोहन की प्रधानता दिखाई जा रही है। दूसरा देखें, भविष्य काल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मोहन पत्र पढ़ेगा, मोहन पत्र पढ़ेगा, तो मोहन की बात है ना। सीता पत्र पढ़ेगी, लड़की पत्र पढ़ेगी, लड़का पत्र पढ़ेगा, लड़के पत्र पढ़ेंगे, तो पढ़ेगा पढ़ेंगे ये इसी पर निर्भर है ना। अब इसी को कर वर्तमान काल भविष्य काल, अब मैं भूतकाल में बोलूँगा तो अपने आप ही नहीं आएगा ना,
मोहन ने पत्र पढ़ा। अब ने नहीं लगाओगे तो भूतकाल कैसे बनेगा? तो ये तो भूतकाल के कारण आ रहा है, ना कि आप इसको सूत्र में लेके यहाँ रटो, इनको मत रटो, वाच्य को ही समझो। प्रधानता मोहन की है यहाँ तीनों में। वर्तमान है तो ऐसे बनेगा, भविष्यकाल है तो ऐसे बनेगा, और भूतकाल है तो ऐसे बनेगा। अब भूतकाल में क्रिया का प्रयोग होगा तो कर्ता के साथ ने आ जाएगा भूतकाल में, ठीक है। और वो भी कब आएगा? जब क्रिया सकर्मक होगी। क्रिया सकर्मक होगी, वाच्य कर्तृवाच्य ही होगा। अब यहाँ देखो, ये तो सकर्मक क्रिया थी, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ठीक है। अब अकर्मक क्रिया लेता हूँ, तो मोहन टहलता है वर्तमान काल, मोहन टहलेगा भविष्य काल, मोहन टहलता था भूतकाल। अब तो यहाँ ने नहीं है, मतलब क्रिया सकर्मक होगी और भूतकाल की होगी तब ने आ जाएगा। बिना ने के भूतकाल का वाक्य बनेगा ही नहीं। तो वो तो काल के अनुसार आया है, ना कि आपके सूत्रों में इसको डालो। सूत्रों में डालने की जरूरत नहीं है, आप तो वाच्य को समझें। और वाक्य देखें, मोहन से पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ कर्तृवाच्य तो नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, कर्ता के आगे से लगा करके कर्ता को गौण कर दिया। गौण ये कर्ण कारक में बदल गया, कर्ता नहीं रहा, तो कर्तृवाच्य का तो मतलब ही नहीं है, समझ गए। अब रही बात, पुस्तक पढ़ी गई, पत्र पढ़ा गया, लेख पढ़ा गया, कहानी पढ़ी गई, तो ये कर्म पर यह आधारित है, तो ये कर्मवाच्य है, ठीक है। अब देखो, हमको दिल्ली जाना चाहिए, तो ये कर्मवाच्य में आता है, ठीक है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, बात वही आ गई, ने को, है ना। तो यहाँ कृष्ण को ही प्रधानता दी गई है वाक्य में, ठीक है। इसको लंबा कर ले मिलिए आप। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महत्व समझाया, तो गीता का महत्व संबंध कारक और जोड़ दो भले, है ना। जनता की भलाई के लिए या युद्ध जीतने के लिए, आगे कुछ भी संप्रदान कारक कितने भी जोड़ दो, लेकिन वो जितने भी 2-3 कारक जुड़ रहे हैं ना, वो कर्ता कारक की प्रधानता को गौण नहीं करते, ठीक है। तो ये कर्तृवाच्य ही है। फिर उसे पत्र द्वारा सूचित किया गया, ये द्वारा आता है और आता है, तो इसमें कर्तृवाच्य तो होता नहीं, है ना। और कर्म इसमें पड़ा है तो भाववाच्य नहीं होगा, तो ये कर्मवाच्य है, ठीक है। उसने पेंसिल से चित्र बनाया, तो उसने, तो ये कर्तृवाच्य ही है। अब यहाँ चित्र बनाया, भले ही क्रिया का रूप कर्म के अनुसार आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीता ने पेंसिल से मोर बनाया, तितली बनाई, तो कर्म के अनुसार क्रिया का रूप आ रहा है, लेकिन ये कर्म जो है वो कर्ता को गौण नहीं कर पा रहा, ठीक है। बात इसकी है कि उसने बनाया, सीता ने बनाया, राम ने बनाया, है ना। तो ये इसी पर प्रधानता से रखा गया है, तो ये कर्तृवाच्य ही है। उसके आगे कारक भले 1-2 और आ जाएं, वो कारक इसको गौण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, यहाँ देखें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये कर्तृवाच्य है, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। मोर उड़ता है, तितली उड़ती है, तो कर्तृवाच्य ये। अब देखो, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, यहाँ गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखें। पक्षियों द्वारा, तो यहाँ कर्ता तो गौण हो गया, ठीक है, कर्ता तो रहा नहीं यहाँ, तो कर्तृवाच्य तो नहीं है, ठीक है। अब आकाश में ये अधिकरण कारक है, उड़ा जाता है, तो उड़ना तो अकर्मक क्रिया है, उड़ाना सकर्मक है, उड़ना अकर्मक है। तो अकर्मक है तो कर्म प्रधान है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, तो कर्मवाच्य कहाँ से आएगा? तो ये भाववाच्य ही है। तो यहाँ थोड़ा गौर करें, भाववाच्य में निषेधात्मक होता है, ये नहीं आता है, ये सूत्र में है, लेकिन ये हमेशा इसकी गांठ न बांधें, कई बार निषेधात्मक नहीं भी होता, ठीक है ना। ये रहा, ये भाववाच्य का ही उदाहरण है, पढ़ लें भले दोबारा आराम से। पक्षियों द्वारा, तो ये कर्ता को गौण कर दिया गया, तो कर्तृवाच्य तो नहीं है, इसकी प्रधानता नहीं दिखाई जा रही। फिर आकाश में, ये अधिकरण कारक है, इसको छोड़ें एक बार, ठीक है ना। हमें देखना है कर्म प्रधान है या नहीं, ठीक है। तो कर्म यहाँ है ही नहीं, क्योंकि क्रिया अकर्मक है, अकर्मक है तो कर्म नहीं है, और कर्ता को पहले ही गौण कर दिया, तो फिर ये भाववाच्य है। तो कोई जरूर नहीं कि भाववाच्य में निषेधात्मक वाक्य ही हों, ऐसा कोई जरूर नहीं है, ठीक है। और विविध प्रकार के वाक्य कल और देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो आप और वाक्य भी देखें, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजिंग है वो और दूर हो जाएगी। तो 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, पूरे देखें आप। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ,
अगर आपको कुछ समझ में आया है और अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। एक सूचना मैं और दे देता हूँ कि वाच्य के जस्ट बाद 1-2 दिन में ही मैं लाइव क्लास लेने की सोच रहा हूँ। मैंने आज तक लाइव क्लास ली नहीं है, लाइव क्लास लूँगा, मैं टाइम बता दूँगा। तो जो रीट के विद्यार्थी हैं वो लाइव क्लास ज़रूर देखें। तो उसमें जो आपके सिलेबस है रीट वाला, उसको मैं थोड़ा फुर्ती से समझाऊँगा, शॉर्टकट में बताऊँगा। तो शायद कोई टिप्स आपके काम आ जाए, कोई बात आपके काम आ जाए, पेपर में ऑप्शन छांटने में कोई आसानी हो। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।